वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम जियोग्राफी बेसिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे डिमांडेड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जियोग्राफी का इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हम एनसीईआरटी के सीरीज नंबर 11th क्लास एनसीईआरटी को सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर उसको पढ़ेंगे हम लोग। 11th और 12th है, 11th और 12th एनसीईआरटी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि स्टार्ट किया जाए, तो हमने स्टार्ट करा है आज से 11th क्लास के एनसीईआरटी। फिजिकल जियोग्राफी है ये। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों लेवल की। तो आज सबसे पहले हम भूगोल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, भूगोल विषय क्या है, इसकी खोज, इस शब्द की सबसे पहले खोज किसने करी, ये शब्द सबसे पहले यूज किसने करी, ये सब के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के भूगोल एक विषय के रूप में। तो एकदम एनसीईआरटी के समझाने के तरीके पे जाएंगे हम। इसमें बोला गया आपने माध्यमिक स्तर पर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं विश्व के विभिन्न भागों भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। हाँ, कहना चाह रहे हैं कि आपने मोटा मोटा बेसिक चीजें समझ लिया है विश्व के अनेक भागों में को बारे में। तो अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। इसने कहा कि आप जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक क्लास तक सामाजिक विज्ञान के साथ होता था हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, नागरिक शास्त्र, ये सब होते थे सामाजिक विज्ञान में। तो अब बोल रहे हैं अब इंडिपेंडेंट रूप में भौगोलिक जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर क्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारे परिस्थान के लिए अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर भिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप मानचित्र में परिवर्तित ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। भूगोल को अगर आप पढ़ते हैं तो भूगोल में ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य की ज्ञान, धरातल में जो कुछ है वो कैसे दिखता है, इसका ज्ञान हमें होता है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि भूगोल हमारा प्राकृतिक आवास है।
यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक स्वरूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप मतलब हमारा जो पृथ्वी है सब कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत, घाटियां, मैदान, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। हम अगर राजस्थान तरफ जाएंगे तो रेगिस्तान मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो पहाड़ मिलेगा, नॉर्थ जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहां पे बर्फ मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो घाटियां मिलेंगी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पहाड़ियों का श्रृंखला मिलेगा और मध्य में जो है पठार मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। और भी पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो कहीं पहाड़ है, कहीं घाटियां हैं, हमारा पृथ्वी समतल नहीं है कहने का मतलब। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम कर सकते हैं कि भूगोल हमारा पर्यावरण है जो कि पृथ्वी के धरातल के बारे में, उसके वातावरण के बारे में समझने में मदद करता है। हमारा धरातल जो है उबड़ खाबड़, समतल ना होकर उबड़ खाबड़ पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान से भरा पड़ा है। कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सरल आंसर अगर आप दें कि भूगोल व्हाट इज जियोग्राफी, तो जियोग्राफी एक क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एरेस्टोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो, जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया ग्रीक भाषा से। सबसे पहले एरेस्टोस्थेनीज ने इस शब्द जियोग्राफी, भूगोल शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी शब्द का, भूगोल शब्द का प्रयोग एरेस्टोस्थेनीज ने किया। ग्रीक भाषा से बना भूगोल शब्द जो है ग्राफोस, जियो और ग्राफोस से बना है, जिसका एक साथ वर्णन करने पर पता चलता है कि जियो मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफोस मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन मानव के आवास के रूप में देखा गया और इसकी इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में भी वर्णन परिभाषित करते हैं। आप तथ्य से परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी की बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विषयों से विषय वस्तु तथा विविध विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई क्षेत्रों में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में से भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर उन तथ्यों से भिन्नता का
भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता भिन्न होती है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण का संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अनेक अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। जो आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर, अब ऐसा नहीं है। अब जो है इनडायरेक्टली रूप से डिपेंडेंसी पर्यावरण पर कम होते जा रही है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा प्रकृति पर अपनी छाप फेरता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूल, एडॉप्शन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश वातावरण को अपरिवर्तित किया है। कहने का मतलब है मनुष्य ने प्रकृति के साथ एडॉप्शन किया है, अनुकूल प्रकृति के साथ अपने आप को ढाला है, या फिर उसमें कुछ अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसे वर्तमान समाज जो है आदिम समाज से भिन्न है। उसकी तकनीकी खोज और प्रयोग द्वारा अस्तित्व के लिए सन्निकट प्रवेश, प्राकृतिक पर्यावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। आपने मिट्टी का सृजन, भौतिक पर्यावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में जो अन्योन्य क्रिया है, एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने एक व्यक्ति जो है ईश्वर से बात कर रहे हैं, प्रकृति से कहने का मतलब। तो एक आदमी, एक कवि जो है बोलता है ईश्वर से कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी एवं बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है।
तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है, उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित एवं संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित है, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित है। सब मिलाकर उक्त प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के विवरण को स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचनाबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल जुड़ने तक एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेशन विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इंटीग्रेशन क्या चाहता है। भूगोल एक सिंथेसिस संश्लेषणात्मक विषय है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। वर्तमान विश्व एक वैश्विक वर्ल्ड विलेज बन गया है, ट्रांसफॉर्म क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वह वर्ल्ड पॉलिटिकली कनेक्टेड है, डिजिटली कनेक्टेड है। इसलिए बोला जा रहा है आज वर्तमान विश्व एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन करता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम ऑडियोबल एवं विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी के आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों एवं आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतरापृष्ठ इंटरप्रेंस संबंध है।
इंटरफेरेंस। प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझाने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता के समकालित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य के समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृतिक, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ, अ स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान से ब 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए या 17 घंटा दूर यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप में विचित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा गया है। भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान कैसे संबंध एक दूसरे से रिलेट कैसे हैं। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरपृष्ठ हैं। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निके में निवास करता है। देखिए यहाँ पे निके
नीके और हैबिटेट में अंतर होता है। हैबिटेट आवास, और नीके वह चीज है जो कि आवास रहने के लिए है, लेकिन नीके में क्या होता है, रहने के लिए आपको डेली बेसिस पे जो चीज, हर किसी को अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। अगर आप सेम अगर ह्यूमन बीइंग भी है तो किसी को खाने में डिफरेंसेस अलग है तो उसको अलग चीज चाहिए, कपड़े में डिफरेंसेस है अलग चाहिए, हर चीज को अलग, तो नीके का वही मतलब होता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। एक भूगोलवेत्ता को गणित, मैथ्स एंड आर्ट, मैथ्स एंड आर्ट को, आर्ट में क्या होना चाहिए, पूर्णतः निपुण, क्योंकि उसको कहीं भी जोड़ घटाव गुणा भाग और मैपिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। भूगोलिक स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग जियोइड है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र में द्विआयामी प्रदर्शित होता है। भू आयाम को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्र या गणितीय रीति से निर्मित प्रेक्षण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति, इकोमेट्रिक में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किया जाता है। खाका, स्केच, मानस, मेंटल मानचित्र एवं मानचित्र कला, जियोग्राफिक वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, रेखाचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरपृष्ठ इंटरफेस संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान करके उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल का मातृ शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा सभी विषय समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जननांकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषय से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक की स्थानिक स्पेशियल विशेषताएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक स्पाशियल पक्ष होता है, अतएव वहां आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जननांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि तंत्र एवं उत्पादनों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणी ऑस्मेटिक संबंध होता है, जबकि
जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसे कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली मेम्ब्रेन द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की ओर खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन के महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया कि मानव धरातल का समकालिक भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल की विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल, भू आकृतिक, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान भू आकृतियों के क्रम विकास संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है, तथा उसका मानव जीवन, विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। तो भूगोल, भौतिक सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, मानव भौतिकी, अंतरपृष्ठ क्षेत्र, तो ये था भूगोल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। भौतिक भूगोल का इसका इम्पोर्टेंस क्या है? भौतिक भूगोल शीर्षक एवं विषय वस्तु इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बुनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्री सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबद्ध तत्व, जैवमंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहत जीव एवं इसके उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, परिस्थैतिक प्राचल, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं प्रास्थैतिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। भौतिक भूगोल में क्या इसका महत्व है? इसकी भूगोल की इस शाखा महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भौतिक भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जलमंडल परिमंडल से संबद्ध तत्व जैसे जैवमंडल, जीव के प्रारूप, मानव तथा बृहत जीव एवं पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। तो भौतिक भूगोल के ऐसे महत्व पढ़ने का महत्व हमें क्या इसकी संरचना, बनावट, जलवायु, तापक्रम,
समुद्री झीलें इत्यादि, खाद्य श्रृंखला, इन सारे चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया कला अवधि पर निर्भर करते। काल अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई करती है, जैसे कि एयर कंडीशनर, एसी, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व तथा घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर एक्वीफर को पुनरावशोषित वेषित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हॉटसन ने भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर का कहना। भूगोल एक विषय के रूप में भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सक्षम जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतएव सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक पर्यावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो भौतिक भूगोल काफी कुछ समझने में मदद करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज, जो रिसोर्सेज, सारी चीजों को वर्णन करने में मदद करता है। अगर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिक संश्लेषण करता है? भूगोल काल का संश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? कब, कहां, क्या? कार्य कारण। इसमें देखिए मृदा विज्ञान, जनसांख्यिकी, जनसंख्या भूगोल, समाज शास्त्र जो है सामाजिक भूगोल, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल और मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान से संबंधित है। तो एक का सा, तो एक का सा, दो का आ और तीन का द और चार का वा। इट्स विल बी आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इरेस्टोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया।
निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? पत्तन, मैदान, सड़क या फिर जल उद्यान। तो इसका आंसर हो गया मैदान, भौतिक लक्षण में आएगा। जल उद्यान ये तो हो गया, सबको जो है ह्यूमन बनाता है, लेकिन मैदान को जो सड़क है ह्यूमन बनाता है। जल उद्यान जिसको बोलते हैं वाटर पार्क, और पत्तन ये समुद्र, लेकिन जो है भौतिक भूगोल का लक्षण, भौतिक लक्षण मैदान है। तो आई होप ज्योग्राफी का ये सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। गाइज इतना नॉलेज तो नहीं है कि आपको एक्सप्लेन ज्यादा कर पाऊं या फिर आपके हिसाब से, लेकिन इनिशियल स्टेज में मेरा प्रयास है कि मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और आगे मैं प्रैक्टिस करते रहूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या क्या कमी है, ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर